नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और बीजेपी के दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय अब आपके साथ होंगे। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से प्रवीण जी उनसे खास बातचीत करेंगे। प्रवीण जी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया श्रद्धा, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं सबसे पहले उनका मैं स्वागत कर लूं, दर्शकों से उनका परिचय करा दूं। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय महासचिव है, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश के भी बहुत वरिष्ठ नेता है कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 में। सबसे पहले तो मैं ये सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा जिन तमाम नेताओं की, लोगों की, तमाम हिंदुओं की जो आस्था का केंद्र था राम मंदिर का निर्माण, आपने उम्मीद की थी कि अपने जीवन काल के दौरान ही आप मंदिर बनते देख पाएंगे कभी? सोचा तो यही था और ईश्वर से प्रार्थना भी यही की थी कि हम इस भगवान को टेंट से निकाल कर मंदिर में ले जाएं। ये सोचा था, ईश्वर से प्रार्थना भी की थी कि ये अवसर हमको मिले। और मैं मानता हूं कि हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमने आंदोलन भी देखे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को शिला पूजन करेंगे, शिला रखेंगे, आधारशिला रखेंगे। और मुझे लगता है कि 3 साल के अंदर मंदिर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम भगवान को टेंट से महल में जाते हुए देखेंगे। ये हमारा सौभाग्य है, हमारी पीढ़ी का सौभाग्य। जिस वक्त कैलाश जी वहां पर भूमि पूजन हो रहा होगा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शिला रखी जा रही होगी, उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय क्या कर रहे होंगे? मैं तो अपने निवास स्थान पर ही रहूंगा। हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा उस वक्त। और कुछ मैंने अपील भी की है सबसे कि जिस समय वहाँ पर भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी करें, सब अपने घर से थाली बजाएं, शंखनाद करें, हर्ष ध्वनि करें। ये गगन में आवाज़ गूंजना चाहिए कि भगवान राम की बहुत बड़ी आस्था इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर है। उनके जन्म स्थल में निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो यह उत्सव ऐसा होना चाहिए जब 14 वर्ष के बाद भगवान राम अयोध्या में आए थे और जिस प्रकार का उत्सव हुआ था, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा उत्सव योगी जी वहाँ पर कर रहे हैं। पर हमें भी देश भर में ऐसा उत्सव मनाना चाहिए। कोविड-19 की मर्यादाएं, अदरवाइज पूरा देश भगवामय हो जाता और सारे लोग सड़क पर होते। पर अब कुछ मर्यादाओं को हमें भी पालन करना है, इसलिए मैं घर पे ही रहूँगा। पर हमारे आसपास के जो मंदिर हैं वहाँ पर सब दूर लाइट लगना चालू हो गई अभी से, और उस वक्त लोग पूजा भी करेंगे, घंटी बजाएंगे, शंखनाद करेंगे। तो ये सभी से आग्रह किया है और हम लोग सब घर में बैठकर आनंद लेंगे कोविड-19 के कारण। कैलाश जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो कह रहे हैं कि मुहूर्त जो है वो ठीक नहीं देखा आप लोगों ने। वो मुहूर्त को लेकर, राम मंदिर निर्माण के मुहूर्त को लेकर खुश नहीं है। आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं दिग्विजय सिंह जी पर। देखिए, दिग्विजय सिंह जी कहीं पर भी कुछ भी होना हो तो टिप्पणी करते हैं। ये उनका अधिकार ही नहीं है कि मुहूर्त अच्छा है या बुरा है। इस विषय में उनको टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कोई पंडित तो है नहीं। और किसी ने अगर कह दिया और उसकी बात को दोहराए, वो भी उचित नहीं है। अयोध्या में हजारों की संख्या में संत हैं, हजारों की संख्या में ज्योतिषी, हजारों की संख्या में कालगणना करने वाले लोग हैं। अब उन्होंने मुहूर्त निकाला है, अब उसमें दिग्विजय सिंह जी या 1-2 लोग ये कहें कि मुहूर्त ठीक नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। सिर्फ अपनी बात को किसी भी प्रकार से हम मीडिया में लगे रहें, मीडिया में हमारा आए, इससे ज़्यादा और कुछ उनका मैं नहीं समझता कि उद्देश्य होगा। लेकिन आप देखिए कि ये एक अच्छी बात है कि एक वक्त था कि कांग्रेस बहुत आरोप लगाती थी आप लोगों के ऊपर। अक्सर ये कहती थी कि बीजेपी वाले कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो चलिए तारीख भी आ गई, वो कांग्रेस अब स्वागत कर रही है। आप लोग भी तो कर ही रहे हैं खैर, लेकिन कमलनाथ जी ने भी कहा है कि 1 दिन पहले तमाम मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ी जानी चाहिए। वो भी कह रहे हैं कि भव्य राम मंदिर निर्माण होना बहुत जरूरी भी है और ये भारत में ही संभव है कि बिना किसी विरोध के सबके सहयोग से बन रहा है। देखिए, अब वैसे भी क्या उम्र के ढलान में है दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, तो ऐसे समय में भगवान याद आना बहुत स्वाभाविक है। और पुराने जो कभी कुछ भूल चूक में पाप किए, वो भी उनके सब धुल जाएंगे और सही समय पर सही निर्णय कर रहे हैं और भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है। तो मैं समझता हूँ कि
ये जीवन भी उनका सार्थक हो जाएगा। तो अच्छा निर्णय लिया, भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है। ये तो उनकी नेता ने तो कह दिया था कि राम काल्पनिक है, रामचरितमानस काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। उनको तो सब काल्पनिक ही लगता था, उनको सब कथा ही लगता था इनके नेता को। तो उनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उनके नेता से पूछकर आप बयान दे रहे हैं या अपने मन से दे रहे हैं? नहीं तो ऐसा नहीं हो कि बाद में परेशानी में आ जाएं आप। तो अच्छा है अगर वो कर रहे हैं, तो हम तो चाहते ही थे। हम तो ऐसा मानते हैं कि सिर्फ दिग्विजय सिंह जी या कमलनाथ जी नहीं, इस देश के मुस्लिम समाज को भी इस उत्सव में भाग लेना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम तो बहुत मुट्ठी भर आए थे। जितने भी लगभग 80% ऐसे मुस्लिम हैं जिनके पूर्वज कहीं ना कहीं राम को मानने वाले हिंदू हैं। तो वे भी अपने पूर्वजों का ध्यान रखते हुए राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर पर खुशी बताना चाहिए उन्हें, ऐसा मेरा मानना है। एक बात और कैलाश जी, जो अब कांग्रेस ये भी क्रेडिट ले रही है, वो ये कह रही है कि भाई जो अगर मान लीजिए उस वक्त मंदिर का ताला खुला, तो वो कह रहे हैं कि भाई उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके कारण खुला। फिर नरसिम्हा राव जी का भी वो जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप क्रेडिट मत लीजिए कि ये काम जो है वो आपने कराया, उनकी पार्टी के लोगों ने कराया, ये प्रचारित कर रही है कांग्रेस। देखिए, सारे लोग जानते हैं, सब जानते हैं कि जब माननीय आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी तो कहाँ कहाँ किस किस ने क्या क्या बयान दिए और क्यों विरोध किया। कांग्रेस उस समय कहाँ थी, मुलायम सिंह जी उस समय कहाँ थे, लालू यादव कहाँ थे। कांग्रेस ने उस वक्त सदन के अंदर रिकॉर्ड है जो जिस प्रकार का उन्होंने भाषण दिया है कांग्रेस का, वो कोई तथ्य छिपा हुआ नहीं है। सिर्फ एक दो घटनाओं को लेकर खुद श्रेय लेना चाहे तो हम दे देते हैं उनको श्रेय कि चलो भाई सोनिया जी ने ही राम मंदिर बनवाया, दिग्विजय सिंह जी ने ही राम मंदिर बनाया, कमलनाथ जी ने ही राम मंदिर बनवाया। पर भगवान राम तो जानते हैं कि मंदिर किसने बनवाया। इसलिए इसमें भी श्रेय लेने के लिए यदि जबरदस्ती कुछ काम उन्होंने किए हैं उसका श्रेय लेकर और राम मंदिर बनाने में अपनी श्रेय लेना चाहते तो हम दे देते हैं उनको श्रेय, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सारा समाज जानता है, सारा देश जानता है कि यह सबसे बड़ा विवाद था 492 साल से जब बाबर आए तब से लेकर अभी तक। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि चलिए राम मंदिर आपके इष्ट से बन रहा है, कृष्ण मंदिर में आपकी क्या टिप्पणी है, विश्वनाथ मंदिर में क्या टिप्पणी, जरा आप बताएं आप, क्योंकि इशू जब सामने आएंगे तो ये भी सब आएंगे। और जब भी हम विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो मन में एक टीस तो होती है, जब भी कृष्ण जन्मभूमि पर जाते हैं तो हमें एक टीस तो होती है। तो क्या इसके लिए कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी कुछ करेंगे क्या, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। एक और नेता हैं कैलाश जी, आप चूंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं इसलिए तमाम देश भर के नेताओं की टिप्पणी पर जरूर आपसे राय चाहूंगा मैं भी। एक और नेता है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी ट्वीट कर रहे हैं लगातार और वो कह रहे हैं कि भाई ये ठीक है, हिंदू धर्म का कोई मामला है, कोर्ट के द्वारा तय किया गया है, ये बीजेपी इसे ओन क्यों कर रही है, कह रहे हैं वो बीजेपी का कार्यक्रम थोड़ी है। तो बीजेपी का कहाँ कार्यक्रम है, किसने कहा बीजेपी का कार्यक्रम है? वहाँ तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कार्यक्रम है, उनके कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। बीजेपी का किसने कहा कार्यक्रम है? अब ओवैसी तो कुछ भी कहें, उनको अपने वोट साधने के लिए, उनका वोट बैंक बनाने के लिए वो इस प्रकार की अनर्गल बात कर सकते हैं, पर वो बीजेपी का कार्यक्रम ही नहीं है, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का कार्यक्रम है। और बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया। बताइए किस राजनीतिक दल ने भाग लिया, बताइए ना। राम जन्मभूमि, भगवान राम का जन्म स्थान है, वहाँ पर मंदिर बने, इसके लिए आंदोलन किसने किया? बीजेपी ने किया। आडवाणी जी रथ यात्रा निकले। तो आप ओवैसी जी श्रेय भले ही दे, देश की जनता जानती है, दुनिया जानती है इस बात। तो हमें कोई श्रेय लेने के लिए प्रमाण पत्र ओवैसी की आवश्यकता, इसकी जरूरत ही नहीं। कुछ एक ऐसे मसले थे कैलाश जी, जैसे मतलब कश्मीर में धारा 370 वाला भी मामला हम देखें, ट्रिपल तलाक वाला भी देखें, राम मंदिर भी देखें, यूं लगता था कि ये मसले जो है साल दर साल सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सुलझेंगे कभी नहीं। लेकिन इस बार तीनों ही मसले लगभग सुलझ गए। इसे कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? देखिए, भारत के स्वतंत्रता के बाद से आज तक के समय में जो मोदी जी का कार्यकाल है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े समस्याओं का निराकरण उन्होंने किया है। मुझे कहते हुए गर्व है कि उन्होंने
पहली बार जब सेंट्रल हॉल में भाषण दिया था तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की थी। तो महिला सशक्तिकरण सिर्फ हिंदू महिलाएं नहीं, इस देश की सारी महिलाएं, जिसमें मुस्लिम बहनें भी थी हमारे। और 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं में एक भय, एक आतंक हमेशा बना रहता था। जब भी वो किसी निकाह उनका होने के बाद जिस घर में जाती थी वहाँ यही डर रहता था कि कब तलाक 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 सुनाई नहीं दे जाए। इस भय और आतंक के साए में रहती थी। पर मोदी जी ने अपने वादे को पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया और आपने देखा 3 दिन पहले बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने उन्हें धन्यवाद दिया। हो सकता है कुछ कट्टरपंथी लोग इसके समर्थन में नहीं हो, पर मुस्लिम महिलाओं में अंदर ही अंदर मोदी जी के प्रति बहुत सम्मान है। और ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति मोदी जी की दिखाई देती है कि बिना वोट की चिंता किए जो हमने कहा वो किया। धारा 370 हम बचपन में छोटे थे तब से नारा लगाते थे, एक देश में 2 निशान 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। पर हमें पता नहीं था, हम समझते नहीं थे कि धारा 370 क्या होती है। पर जब समझने लगे तो हमें लगा कि शायद ये तो नहीं हट सकते, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2/3 बहुमत चाहिए और वो हमारा कभी आ नहीं सकता, इसलिए धारा 370 कभी नहीं हट सकती। अच्छा, एक बात और है कैलाश जी, ये मंदिर निर्माण के मसले को लेकर पश्चिम बंगाल के भी, चूंकि आप इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं, तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में, बिहार के चुनाव में, एमपी में होने वाली 27 सीटों के बाई इलेक्शन जो होगा उसमें ये आपको लगता है कि ये मुद्दा भी प्रभाव डालेगा वोटर के मन में, खासतौर पर जो हिंदू वोटर होगा उसके मन में प्रभाव डालेगा ये मुद्दा? देखिए, मैं एक बात कह दूं आपको कि हर वो मुद्दे जो मोदी जी ने समस्या का निराकरण किया है, चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे राम मंदिर हो, निश्चित रूप से समाज के परिवेश में एक प्रभाव तो डालता है। तो अब चुनाव में भी प्रभाव डाल सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं डालेगा, पर इसकी रिएक्शन भी हो सकती है। जो लोग विरोध में है राम मंदिर के, वो लोग भाजपा के खिलाफ ही वोट डालेंगे। तो ये हो सकता है, मैं इसकी संभावना से इनकार नहीं करता। पर फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की जोड़ी ने जिस तरीके से बड़ी बड़ी समस्याओं का निराकरण किया है, ये उनकी प्रबल राष्ट्रभक्ति और राजनीतिक इच्छा शक्ति को प्रकट करती है। पश्चिम बंगाल में हालात कैसे हैं? पश्चिम बंगाल को लेकर अगर मैं कहूं कि बीजेपी का क्या लगता है आपको कि किस तरह की पोजीशन है बीजेपी की? ममता बनर्जी कंटिन्यू करेंगी फिर से, या फिर बीजेपी की संभावना दिखती है आपको? देखिए प्रवीण जी, आप जानते हैं बंगाल में जब मैं गया था वहाँ 5 साल पहले, जब वहाँ हमको वहाँ नगर निगम के चुनाव हुए थे, हमको सिर्फ 4% वोट मिले थे। ये लोकसभा चुनाव के बाद हुए थे, पर लोकसभा में हमको 17% वोट मिले थे, पर नगर लोकल बॉडीज में हमको सिर्फ 4% वोट मिले थे, क्योंकि वहाँ पर कब्जा हो जाता है पोलिंग बूथ पे। पर हमने धीरे 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 वहाँ पूरे प्रदेश में संगठन का काम खड़ा किया और आपने देखा होगा लोकसभा में हमको 40% से ज़्यादा वोट मिले हैं और हमारा वोट रेशो बढ़ता जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण आज बंगाल के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा काम है और इसी घबराहट के अंदर ममता जी राजनीतिक में हिंसा का उपयोग करके हमारे कार्यकर्ताओं को हत्या कर रही है। अभी तक 110 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जिसमें एक विधायक भी पिछले दिनों आपने देखा होगा फांसी पे लटका दिया था और उसको आत्महत्या में बदल दिया गया। उसके बाद फिर 4 लोगों की और हत्या कर दी। तो वहाँ हत्याओं की माध्यम से कार्यकर्ताओं में आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है, समाज में आतंक फैलाने की कोशिश की जा रही है। पर हमारा कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं, वो एक मिशन के लिए राजनीति करता है और इसलिए हमारा बलिदान जरूर हमारे कार्यकर्ता का हुआ है। उस बलिदान का परिणाम है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती जा रही है और मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कैलाश जी, आप बड़े नेता हैं, लेकिन चूंकि आपका ताल्लुक एमपी से है लिहाजा सवाल कुछ एमपी के भी करूंगा। अभी जो कमलनाथ जी की सरकार गिरा के जिस तरह से यहाँ गवर्नमेंट बनी है, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, कमलनाथ जी समेत पूरी कांग्रेस, बल्कि दिल्ली की कांग्रेस भी, कि जनमत की चोरी कर रहे हैं आप लोग। पहले आपने एमपी में किया, अब वो राजस्थान में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। मैं खाली जरा सा बताता हूँ आपको कि इन्होंने वचन पत्र बनाया था। दोनों कलाकार हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी।
इनने वचन पत्र बनाकर एक आकर्षक चेहरा सिंधिया जी का उनके हाथ में थमा दिया कि जाओ तुम सारे प्रदेश में बोलो कि किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। वो पूरे प्रदेश में घूमते रहे, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाएं जो हेल्प सेल्फ ग्रुप की उनका पूरा कर्जा माफ़ कर देंगे, शिक्षकों की सारी समस्याओं का निराकरण कर देंगे। सिंधिया जी तो घूमते रहे और लोगों ने उनकी बात मान ली। ये दोनों मज़े ले रहे थे भोपाल में बैठ के, इनको तो कोई भाषण के लिए बुलाता नहीं था। जब सरकार बन गई तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए। सिंधिया जी ने 1 साल भर तक कहा कि भाई आप एक आध मांग तो मानो जिससे मैं जनता के बीच में जाके मुंह दिखा सकूं। तो अहंकार में उन्होंने कह दिया कि जाओ निकल जाओ सड़क पर। वो सड़क पर निकले तो वो तो मोदी जी और अमित शाह जी की जो विकास की एक्सप्रेस ट्रेन चल रही थी उसमें बैठ गए। ये सारी सरकार सड़क पर आ गई। और इस कार्यकाल में इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो आतंक फैलाया, जो बदले की भावना से कार्रवाई की है, वो सारा प्रदेश देख रहा है। जिस प्रकार ट्रांसफर उद्योग चला, जिस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया 15 महीने के अंदर, सबको मालूम है। और इसी का कारण है कि आने वाले उपचुनाव के अंदर भी आप देखना कांग्रेस साफ हो जाएगी। और इसलिए मेरा ख्याल है कि 15 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, 15 महीने का कांग्रेस का कार्यकाल, यदि हम इसकी तुलना करें तो वो 15 वर्षों में सिर्फ विकास ही विकास हुआ और इन 15 महीनों में सिर्फ विनाश ही विनाश, भ्रष्टाचार और ये सब हुआ है। सब हमने देखा है, जनता ने देखा है, आप पत्रकारों ने देखा है। आपको किस प्रकार के आपके ऊपर दबाव आते थे कि ये न्यूज़ छापो, ये मत छापो, ये सब आपको मालूम है। और इसलिए सरकार चलती है लोगों का सेवा करके दिल जीतने से। और मुझे कहते हुए गर्व है कि शिवराज जी ने दिल जीता है, मोदी जी ने देश का दिल जीता है। और इन लोगों ने यदि कुछ जीता है तो पैसे जीते, इन लोगों ने कुछ जीता है तो भ्रष्टाचार को बहुत करीब लिया, इन्होंने कुछ किया है तो सिर्फ मिलाकर, कुल मिलाकर प्रदेश का शोषण किया है। लेकिन वो ये एक बात जो है वो उम्मीद उन्हें ये लग रही है, जिस तरह से आपके यहाँ अभी पहले मंत्री बनाने को लेकर बहुत खींचतान चली, फिर पोर्टफोलियो को लेकर बहुत खींचतान चली, तो ये उम्मीद है कांग्रेस को खासतौर पर कि पट नहीं रही है। मतलब जो संघ की विचारधारा से पोषित तो पल्लवित नहीं है, वो नेता आ गए आपके यहाँ और भाजपाई हो गए, तो ये पटरी जो है ज्यादा दिन तक बैठेगी नहीं, ये उम्मीद करके चल रही है कांग्रेस। आपकी टिप्पणी चाहूंगा मैं इस पर। उन्हें उम्मीद करना चाहिए और वो उम्मीद ऐसे ही करेंगे। पर मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक विचारधारा वाली पार्टी है और हमारी डाइजेशन पावर बहुत है। हम लोगों को साथ में रखकर अपने में समाहित करना जानते हैं। क्योंकि यदि आप देखेंगे मध्य प्रदेश का पूरा नक्शा उठाकर, यदि जब अलग नहीं हुआ था मध्य प्रदेश, तब की बात कर रहा हूँ मैं, भारतीय जनसंघ तो सिर्फ मालवा में थी, बाकी जगह सोशलिस्ट पार्टियां थी, कांग्रेस थी। हम बड़े हैं, सबको लेकर बढ़े। आज जितने भी अब वर्तमान में अभी विंध्य के हमारे नेता हैं, सब कभी सोशलिस्ट पार्टी में रहे, बहुत सारे कांग्रेस में रहे हमारे यहाँ, जो आज हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं। तो हमें सबको समाहित लेकर, सबको साथ में लेकर चलने की एक क्षमता है भारतीय जनता पार्टी में। और मेरा ऐसा मानना है कि ये सोचते ही रह जाएंगे और हम सरकार चलाएंगे। पिछली बार 15 वर्ष चलाई थी, अब फिर 15 वर्ष चलाएंगे और प्रदेश को एक उन्नत प्रदेश बना के बताएंगे। अच्छा, आप इंदौर से आपका बहुत मतलब ज़हनी जुड़ाव बहुत तगड़ा है, आप हैं भी इंदौर के ही, तो जाहिर सी बात है इंदौर की आइडेंटिटी एक वक्त में बहुत अच्छी थी। कैलाश जी, जब ये स्वच्छता में नंबर 1 आया, कोरोना के बाद से ऐसे लगा कि जैसे इंदौर एक बड़ा एपिक सेंटर बन गया, इंदौर से फैला। क्या वजह लगती है आपको इंदौर के इतने ज्यादा संक्रमित होने की कोरोना से? देखिए, जब पहला पेशेंट आया था तब भारत शासन ने सारे राज्य को एक एडवाइजरी जारी की थी कि आपको ये सावधानी बरतना चाहिए। जहाँ एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर आने वाले हर यात्री को पूरा परीक्षण करके उसको क्वारंटाइन करना है, ऐसी एक एडवाइजरी जारी की थी। उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। विदेशों से हमारी फ्लाइट आती रही, लोग घर जाते रहे, बहुत सारे जमाती लोग भी आ गए, वो भी चले गए, वो भी घूमते रहे, सब दूर अपने गतिविधियाँ संचालित करते रहे। क्योंकि वो सरकार तुष्टिकरण की नीति थी, तो जमातियों को भी उन्होंने हाथ नहीं लगाया।
जमाती सब दूर गए। और वो आपने देखा होगा शुरुआत के दिनों में सिर्फ मुस्लिम बस्ती से प्रारंभ हुआ, इसलिए कि जमाती सब दूर वहाँ गए थे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, क्योंकि हमारे यहाँ इंदौर में राजनीतिक सौजन्यता है, सामाजिक सौजन्यता है। हम लोग हिंदू और मुस्लिम सब आपस में मिलकर काम करते, तो आपने देखा होगा सारे इंदौर में स्प्रेड हुआ। वो तत्कालीन सरकार की लापरवाही के कारण हुआ। और मुझे कहते हुए गर्व है कि शिवराज जी जैसे ही सरकार में आए, आते ही उन्होंने सबसे पहली बैठक वल्लभ भवन में की और कोविड-19 से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में निर्देश दिए। और आज भी प्रतिदिन वो, भले ही वो हॉस्पिटलाइज हैं, उसके बाद भी कोविड-19 के लिए प्रतिदिन समीक्षा करते हैं और जहाँ जहाँ जो जो सुविधाएं उपलब्ध कराना हो वो कराते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पहले इंदौर में जरूर, इंदौर पहले तीसरे चौथे नंबर था देश में, आज कम से कम 14-15 नंबर में पहुँच गया। तो उसके लिए सरकार, लोकल प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और इंदौर की जनता, जिनकी तासीर है कि इंदौर को हमें नंबर 1 बनाना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड-19 से निपटने के लिए इंदौर ने जिस तेज़ी से काम किया है वह इंदौर की तासीर के अनुरूप हुआ है। और आज हम उस प्रकार के संक्रमित शहरों में नहीं हैं जो पहले समय में जब शुरुआत के दिनों में थे। तो ये सब इंदौर की जनता और प्रशासनिक अधिकारी और सरकार की उपलब्धि है। इंदौर की तासीर का आपने जिक्र किया, तो बहुत खाने और खिलाने वाला शहर है, बहुत चाव से मेहमान नवाजी करने वाला शहर है। तो क्या यही वजह है कि आपने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि लॉकडाउन नहीं होगा, मतलब लॉकडाउन के बजाय कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए, जबकि भोपाल में लॉकडाउन है बीते 10 दिनों से? देखिए, एक बात तो आप मान के चलिए प्रवीण जी कि ये जो कोविड-19 है, ये जब तक वैक्सीन नहीं आता और वैक्सीन आने के बाद भी ये हमारे साथ रहेगा, तो हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, तो हमें इसके प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। तो आप सिर्फ लॉकडाउन करके इससे बच नहीं सकते। मेरा ऐसा मानना है कि समाज के अंदर ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि कोविड भी और हम भी है, हम कोविड को हराएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या करना है? हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, हमें प्रतिदिन हाथ धोना चाहिए, हमें बड़े समागम नहीं करना चाहिए, बड़े भीड़ वाले कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। ये सारे प्रोटोकॉल है, यदि हम इसका पालन करेंगे तो कोविड भी रहेगा, हम भी रहेंगे, पर हमें क्षति नहीं होगी। इस प्रकार का वातावरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक अर्थतंत्र भी ये व्यक्ति के दैनंदिन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इंदौर एक ऐसा शहर है जहाँ कम से कम 3-4 लाख परिवार ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। कि आप तो लॉकडाउन की बात कर देते हैं और उसके घर की चिंता कौन करेगा, उसके पेट की चिंता कौन करेगा? आपको पता है 35,000 रिक्शे वाले हैं इंदौर के अंदर जो टैक्सी चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। 35,000 परिवार मतलब 1 लाख जनसंख्या, उनकी कौन चिंता करेगा? 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। तो ऐसा है कि आपको सब वर्ग की चिंता करना पड़ेगी। और हमने तो संकल्प लिया था कि हमारे प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, हमारे शहर में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो हमने चिंता भी की, पर अब कोविड का कोई आज खत्म हो जाएगा, कोई तारीख नहीं है कि इतनी तारीख को खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में फिर हमें अपना सोच को बदलना पड़ेगा, हमें अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि कोविड भी है और हम भी हैं। कोविड को हम हराएंगे, हराने के लिए हमें क्या क्या करना होगा वो सब करेंगे। तो ये माहौल आपको बनाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इसमें मीडिया, राजनेता सबको अपनी इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए देश के आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि कारखाने चले, व्यापार चले, ट्रेडिंग चले, लोगों को रोजगार मिले। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। कैलाश जी सुन पा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि शिवराज जी आपके दोस्त हैं, फिर कहिए कि पूरे प्रदेश में भी लोग परेशान हो रहे हैं, गरीब और बाकी वो, तो फिर ये केवल इंदौर नहीं बाकी जगह भी लॉकडाउन नहीं होने चाहिए? मैं तो सबके लिए कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में अधिकारी, राजनेता, मीडिया, जो लोग समाज को लीड करते हैं, वो पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बनाए कि लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है। कुछ समय के लिए इसको फैलने से रोका जा सकता है, ये बात सही है, पर उन गरीबों के बारे में भी हमें चिंता करना चाहिए जो 2 जून की रोटी के लिए सिर्फ बाजार के भरोसे हैं। आप बाजार बंद कर देते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, वो पेट भरने के लिए उनके लाले पड़ जाते हैं। माफ कीजिए, वक्त इतनी ही हमको चर्चा की इजाजत देता है। आपने अपना वक्त निकाला न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे
बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने बहुत सारे मसलों पर बात की, राम मंदिर पर भी बात की, देश की सियासत पर बात की, कोरोना पर बात की। इस चर्चा में इतना ही। अगले जब हम फिर कोशिश करेंगे कि किसी और नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हों अगले हफ्ते या फिर किसी और दिन, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।